हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। देखिए, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इन गुड्स एंड सर्विसेज को जब मनी की टर्म में मेजर किया जाता है तो इसको बोल देते हैं नेशनल इनकम। पर नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो फिर आज हम करेंगे नेशनल इनकम को मेजर करने का फर्स्ट मेथड, दैट इज अ वैल्यू एडेड मेथड। क्या है ये वैल्यू एडेड मेथड? वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। वैल्यू एडेड मेथड मेजर करता है नेशनल इनकम को वैल्यू एडिशन की फॉर्म में, कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो गुड्स के हैं और चाहे वो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने टोटल कितनी वैल्यू ऐड की है उस एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी वैल्यू ऐड की गई है प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा, उसको बोल देते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड को दो और नामों से भी जाना जाता है। एक है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और दूसरा है नेट आउटपुट मेथड। अब ये वैल्यू एडेड है क्या? वैल्यू एडेड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि प्रोडक्शन यूनिट्स या फिर प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना। प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड होता है टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ये वो सेक्टर होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है प्रोडक्शन के लिए। इस सेक्टर में आ जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज। अब ये एलाइड एक्टिविटीज क्या है? एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई और एक्टिविटीज, जैसे कि बी कीपिंग, फिश रेयरिंग, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं ये एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ी होती हैं। तो इस सेक्टर में हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की जिनको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि कॉटन से क्लॉथ तैयार करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेरिटरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। दिस सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, बैंकिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस एटसेट्रा। ऐसी सर्विसेज जो होती हैं ये टर्शरी सेक्टर के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब इस पूरे वैल्यू एडिशन के प्रोसेस को हम एक टेबल की फॉर्म में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास पहले कॉलम में है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, दूसरे कॉलम में हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तीसरे कॉलम में हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और फोर्थ कॉलम में वैल्यू एडेड है। पहले देखते हैं प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है फार्मर। फार्मर वीट ग्रो कर रहा है, उसको वीट ग्रो करने के लिए पहले कुछ रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होगा, कोई सीड्स, मैन्योर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सभी चीजों से चाहिए होंगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो मान लीजिए इन सभी चीजों को खरीदने के लिए उसने 200 रुपए का खर्चा किया। 200 रुपए जब उसने खर्चे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जो उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू पड़ी वो थी 600। मतलब कि 200 रुपए खर्चे गए और वैल्यू कितनी जनरेट हुई? 600 की। इट मीन्स कितनी वैल्यू ऐड हुई? 200 में अगर 200 से 600 पे आ गए तो इट मीन्स कितनी वैल्यू ऐड हुई? 400 की वैल्यू ऐड हुई। अब नेक्स्ट है फ्लोर मिल वाला, उसके बाद हमारा थर्ड है बेकर, फोर्थ है शॉपकीपर। अब मान लीजिए इस फार्मर से जो इसने वीट ग्रो की है वो वीट एक फ्लोर मिल, मतलब कि आटा जो पीसने वाली चक्की होती है वो ले जाता है। वो इससे 600 रुपए की
ले जाता है कनक को या वीट को। अब ये उसका क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, क्योंकि वो इस वीट की आगे प्रोसेसिंग करेगा, इसको पिसवाएगा, आटा बनाएगा, है ना, फिर पैकेजिंग करेगा, फिर वो आगे सेल करेगा। तो इट मीन्स क्या है, अगर उसने 600 रुपीज खर्च किए, वो उसकी क्या थी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी। उसने उस वीट को लेके आगे प्रोसेस किया और फिर उसने कितने की सेल की, 800 की सेल की। तो यहां पे कितनी वैल्यू ऐड हुई, 200 की। थर्ड है बेकर। अब फ्लोर मिल आटा मिल वाले से जो बेकरी वाला होता है वो ले गया भाई आटे को। अब वो क्या करेगा, इससे बिस्किट्स बनाएगा, ब्रेड बनाएगा, और भी जो भी प्रोडक्ट वो अपनी बेकरी में बना सकता है वीट से, मतलब के जो आटे से, वो सारी चीजें बनाएगा। अब ये उसका क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। उसने ये खर्चा करके जब बिस्किट्स बना दिए, ब्रेड्स बना दी, तो उसने कितने की सेल की आगे, 1000 की। इट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है अब, 1000 का। अब कितनी वैल्यू ऐड हुई, 200 की। फोर्थ है शॉपकीपर। अब शॉपकीपर उससे ले गया बिस्किट्स वगैरह, बिस्किट, ब्रेड, रस, जो भी उसकी बेकरी पे बना हुआ था वो सब कुछ वो ले गया। उसने आगे जाके सेल करना है, तो क्या वो अगर 1000 का लेके गया है वो 1000 का ही सेल करेगा, बिल्कुल नहीं। वो इसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा, अपना मतलब कुछ नेम देगा उस प्रोडक्ट को, तो वो आगे उसको सेल करेगा। वो जब सेल करेगा उसकी वैल्यू कितनी हुई, आउटपुट की अब 1200। अब कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, 200 की। अब देख लेते हैं कि टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ, 2600। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी थी, 3600। वैल्यू एडेड कितना हुआ, ये 1000 का। तो इट मीन्स क्या है, इस पूरे प्रोसेस से हमें समझ आता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं या प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस हैं, वो किस तरीके से वैल्यू को ऐड करते हैं। पर जब भी हम ये मेथड लगाते हैं, इस मेथड से जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जिसको बोल देते हैं प्रिकॉशंस। फर्स्ट प्रिकॉशन है कि वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और वैल्यू एडेड। जब भी कोई सेकंड हैंड मतलब कि पुरानी वस्तु को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, तो उसकी वैल्यू को वैल्यू एडेड में एस्टिमेट नहीं किया जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू को तब ऐड कर लिया गया था जब ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया था। जब ये चीज नई थी, इसको जब बेचा गया था या खरीदा गया था, तो उसको इकोनॉमी की वैल्यू एडिशन में ऐड कर लिया गया था। जब सेकंड हैंड हो गया, मतलब कि पुराना हो गया, इसको फिर से बेचा या खरीदा गया, फिर उसको हम वैल्यू एडेड एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कमीशन अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। जब भी हमने कोई सेकंड हैंड गुड को खरीदना है या बेचना है, तो कई बार हम ना किसी कमीशन एजेंट के पास जाते हैं। मान लीजिए मैंने एक कार बाय करनी है, मुझे नहीं पता कि कार मैं कैसे लूँ, कहाँ से जाके लूँ, तो मैं एक एजेंट से जाके मिली कि सर मुझे एक कार बाय करनी है। तो वो क्या करता है, मेरे को कार वगैरह दिखाएगा, मतलब मेरे को कार खरीदने में हेल्प करेगा, है ना, मेरे को मिलवाएगा उस बंदे से जो कार को सेल कर रहा है। तो उसके बदले में वो मेरे से क्या लेगा, कमीशन लेगा। तो इस कमीशन को, मतलब कि जब भी कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को सेल करना है या परचेज करना है, तो उस टाइम पे जो कमीशन एजेंट होते हैं उनको जो भी कमीशन दिया जाता है उसको वैल्यू एडिशन में इंक्लूड किया जाता है। कारण, क्योंकि इसके बदले में जो कमीशन एजेंट है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स of the producing unit is taken into account while estimating value added। अगर किसी बंदे ने कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, अगर उसने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया लेकिन उसने उस प्रोडक्ट को अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए रख लिया, तो उसको भी वैल्यू एडेड में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों किया जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि ये भी प्रोडक्ट वैसा ही तैयार हुआ मार्केट में सेल होने के लिए, पर उसने इसको मार्केट में सेल नहीं किया, उसने इसको खुद की कंजम्पशन के लिए रख लिया। अब जैसे मान लीजिए कि मारुति सुजुकी वाले कार्स बनाते हैं, ठीक है, अगर वो एक अपनी कार अपने पास रख लेते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को जो हमारे पास जॉब कर रहे हैं, हम उनको घर से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी ही कार को यूज करेंगे ना। तो इट मीन्स क्या है, ये कार भी वैसी हुई जैसी उन्होंने और बनाई है मार्केट में सेल करने के लिए।
पर उन्होंने इसको मार्केट में सेल नहीं किया, इसको उन्होंने खुद अपनी कंजम्पशन के लिए रख लिया, तो फिर इट मीन्स क्या है कि इसको भी वैल्यू एडेड में इंक्लूड किया जाएगा। जब भी हम वैल्यू एडेड को एस्टिमेट करेंगे तो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट इज imputed value of production for self consumption is taken into account। मतलब कि जो भी चीजें कोई भी प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस खुद की कंजम्पशन के लिए रख लेता है उनको भी वैल्यू एडेड में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को एस्टिमेट करते हुए इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया गया है उसको वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि हम फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। सर्विसेज जो होती हैं उनको जब भी हम वैल्यू एडेड को एस्टिमेट करते हैं सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि एक हाउसवाइफ का अपने घर में काम करना, जब भी एक हाउसवाइफ अपने घर में काम करती है तो क्या हम उसकी सर्विसेज को मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं? जैसे आपके घर में मान लीजिए आपके मम्मा जो भी काम करते हैं वो घर में चाहे कपड़े धोने का काम है, आपको खाना पका के देने का काम है, तो क्या आप उनकी सर्विसेज को मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं? नो। इसी वजह से सर्विसेज को वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं किया जाता। पर जब भी इस मेथड को लगा के नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है तब एक प्रॉब्लम आने का खतरा रहता है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि कहीं नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा तो नहीं एस्टिमेट हो जाएगी। ये प्रॉब्लम जो है डबल काउंटिंग की ये तब अराइज होती है जब किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो जाए, तो समस्या क्या आती है? डबल काउंटिंग की। इस डबल काउंटिंग की समस्या को अवॉइड करने के लिए दो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। वन इज अ फाइनल आउटपुट मेथड एंड द नेक्स्ट इज अ वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड है क्या? इस मेथड के अकॉर्डिंग जब भी वैल्यू एडेड को एस्टिमेट किया जाता है तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही, फाइनल आउटपुट को ही एस्टिमेट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाता जीडीपी को एस्टिमेट करते हुए। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जितनी भी वैल्यू टोटल ऐड होती है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जितनी वैल्यू को ऐड करते हैं एक डोमेस्टिक टर्शरी में, सिर्फ वही वैल्यू एडेड को ही दिया जाता है जब भी जीडीपी को एस्टिमेट किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है मुझे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।